ये जो है बी जो है सेमेंट जी सेमेंटिक्स जो है दैट इज मानवियात, द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड लॉजिक कंसर्न विद मीनिंग, जो कि मानवियत से जो है मुतालिक है। और मानी, एक मानी हो गया एक लफ्ज, और एक मानी जो है बहुत सारे मीनिंग्स जो है उससे जो है रिलेटेड है, उसको स्टडी करता है। ये जो है इसमें हमारे पास लेक्सिकल सेमेंटिक्स है, किसी एक लफ्ज के क्या मानी है। और सेंटेंशियल, सेंटेंस को तो सीई पे हम खत्म करते हैं, लेकिन जब जो है हम सेंटेंशियल लिखते हैं तो ये SENTENTIAL हो जाता है, सेंटेंशियल सेमेंटिक्स। तो हमारे पास जो है एक लफ्जी मानवियात है, और एक जो है जुमले पे जो है मबनी है, वो मानवियात है। ठीक, हमने जो है जो ग्रामर में जो बड़ी जो मतलब मोटी मोटी जो शाखें हैं, तो वो हमने मॉर्फोलॉजी और सिंटेक्स का कहा। और जो है उसके बाद हमने ये भी कहा कि कभी कभी जो है इसमें हम फोनोलॉजी और यानी ग्रामर के एतबार से हम फोनोलॉजी और सेमेंटिक्स को भी कभी कभी डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, ये आते हैं जो वो मोटी चीजें हमने कहा, जो मेजर थिंग्स हैं, तो उसमें मॉर्फोलॉजी हमने किया। और मॉर्फोलॉजी में हम वर्ड्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो वर्ड्स के स्ट्रक्चर में जो फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है वो है मॉर्फीम। मॉर्फीम क्या है जी? मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, मीनिंग एंड फंक्शन। यानी बुनियादी तौर पे ये स्ट्रक्चर है, लेकिन वो स्ट्रक्चर वो हो कि या तो वो मीनिंग देता हो या वो फंक्शन करता हो। ठीक, पढ़ते हैं जी। अ मीनिंगफुल मॉर्फोलॉजिकल यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जो कि इससे मजीद उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक लफ्ज है डिफिकल्ट। ठीक, तो डिफिकल्ट जो है उसको अगर हम देखते हैं, उसके आवाज के जो हमारे पास यूनिट्स हैं, जिसको हम सिलेबल कहते हैं, जिस तरह हम कहते हैं ना ब्यूटीफुल, तो उसमें हमारे पास 3 सिलेबल्स हैं। लफ्ज है हमारे पास डिफिकल्ट, तो हमारे पास जो है 3 सिलेबल्स हैं। लेकिन ऐसा है कि हम लफ्ज ब्यूटीफुल दोनीम कर सकते हैं, उसको हम बाइफरकेट कर सकते हैं कि ब्यूटी एक लफ्ज बन जाता है, ठीक, और फुल जो है दूसरा लफ्ज बन जाता है। ठीक, तो ये हमने मॉर्फीम को ऐसे जो है डिफाइन किया कि अ मीनिंगफुल मॉर्फोलॉजिकल, यानी साख्त के एतबार से एक यूनिट हो, एक इकाई हो जुबान की, जिसको हम मजीद उसको उसके हिस्से बखरे नहीं कर सकते, मजीद उसको जो है हम छोटा से छोटा नहीं बना सकते। वो अस खुद अदना तरीन टुकड़ा है किसी जुबान का। ठीक, तो हमारे पास जो डिफिकल्ट का लफ्ज है, गो कि इसमें 3 सिलेबल है, लेकिन अगर हम इसको जो है मतलब यानी DI के बाद काट दें या जो है FI के बाद काट दें, तो जो है ये मानवियत जो है वो लूज कर जाएगा, यानी इट विल लूज इट्स सेमेंटिक वैल्यू। तो डिफिकल्ट जो है हमारे पास एक जो है मॉर्फीम है। सिलेबल इसमें 3 है, डिफिकल्ट यानी आवाज की जो इकाइयां हैं वो 3 है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये एक मॉर्फीम, ये मॉर्फीम इसलिए जरूरी है लोगों को पता चले कि हम किसी लफ्ज को जो है कितने टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। और ये फिर हमारे इस हवाले से भी हेल्प करता है, जब हम पेपर में या मतलब यानी कहीं पे टाइपिंग करते हुए हम कुछ लफ्ज जो है वो जुमले के एंड पे आ जाता है, और हम उसको दोनीम करना चाहते हैं या उसको 2 से ज्यादा टुकड़ों में डिवाइड करना चाहते हैं, तो कहाँ पे हम जो है वो हाइफन लगाएंगे ताकि उसका बाकी हिस्सा हम नीचे लिखते हैं। तो ये तो हमने जो सिलेबल वाली बात की, तो हम सिलेबल में यानी सिलेबल के हवाले से उसको हम दोनीम कर सकते हैं। ठीक है, अब डिफी को हमने यहाँ पे जो है डिफी को हमने यहाँ पे एफ के आई के बाद यहाँ पे हमने हाइफन लगा दिया, और कल्ट को हम जो है नीचे अगले लाइन में ले जाते हैं। अच्छा, ब्यूटीफुल है तो इसमें हमारे पास जो है 3 सिलेबल्स हैं। एक ब्यू है, यहाँ पे BEAU ब्यू, यहाँ पे हम इसको जो है हाइफन लगा के TIFUL को नीचे लेके जाएंगे, या तो हम जो है TI के बाद यानी ब्यूटी हमने लिख लिया, यहाँ पे हम हाइफन लिख देंगे और फुल को नीचे हम
अगले लाइन में लेके जाते हैं। तो एक तो हमें मतलब यानी साथ में ये भी पता चलता है कि ये लफ्ज कितने मॉर्फीम्स से बना है। ठीक, हमारे पास डिफिकल्ट एक मॉर्फीम है, रेड एक मॉर्फीम है, वन एक मॉर्फीम है, लेकिन जो ब्यूटीफुल है तो ये हमारे पास जो है दो मॉर्फीम से मिलके बना है। मॉर्फीम जो साख्त का अदना तरीन में उसमें हमने उसको डिवाइड कर दिया, ब्यूटी एक और फुल अलग से जो है दूसरा मॉर्फीम। और जब हम इसको यकजा करके लिखते हैं तो फिर ब्यूटी के वाई को हमने आई से रिप्लेस किया, और हम जब कोई लफ्ज इस तरह लिखते हैं थैंकफुल, रिस्पेक्टफुल, ब्यूटीफुल, तो फिर हम वो डबल एल नहीं लेते। जब ब्यूटीफुली होता है, रिस्पेक्टफुली होता है, तो तब जाके हम जो है उसमें डबल एल लगाते हैं, वरना जब इसको हम यकजा करते हैं तो फिर जो है इसमें सिंगल एल होता है। अच्छा जी, ये तो हमने देख लिया कि मुफ्ती है वो उसके एतबार किसी जुबान का अदना तरीन जो है साख्त के एतबार से अदना तरीन टुकड़ा होता है, लेकिन वो टुकड़ा ऐसे होगा कि या तो वो फंक्शन करेगा और या तो माना देगा। अगर फंक्शन भी ना दे, फंक्शन का भी काम ना करे, मिसाल के तौर पर लफ्ज है बॉयज, तो इसमें ये एस जो है तो ये मानवियत के एतबार से हमें ये बताता है कि फंक्शन ये करता है कि बॉय का प्लूरल है, तो बॉय सिंगुलर है और बॉयज जो है वो प्लूरल, तो ये एस जो है ये काम करता है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ही वॉक्स, तो वॉक में ये जो एस है तो ये फंक्शन करता है कि हमें टेंस के बारे में बताता है। तो इस तरह से ये एस जो है असखुद एक मॉर्फीम है। तो ये बॉय के साथ हमने लगाया तो प्लूरैलिटी उसने शो की, और हमने वॉक ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाया, ठीक, तो उसने जो है हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बताया, और जो है हमें सिंगुलर के बारे में बताया कि वो जो है एक बंदा है। क्लियर? तो इस हवाले से जो है हम जो मैंने बताया कि या तो वो फंक्शन करेगा और या वो जो है हमें जो है मतलब कोई माना देगा। क्लियर? मानवीयत के एतबार से जो है कि वो मतलब मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि जो है दिस इज स्लैविश, तो ये आई एस एच है। ठीक, तो ये जो है हमें मतलब ये नहीं बताता है कि ये तसाहुल आमेज अंदाज है उस बंदे। क्लियर? तो अच्छा जी, आते हैं मॉर्फीम पे, डिस्कस कर लिया। मॉर्फीम और सिलेबल और वर्ड में क्या? मॉर्फीम तो हमने कहा कि साख्त के एतबार से ऐसा अदना तरीन टुकड़ा कि जो कि या फंक्शन करता हो और या उसके कोई मानी हो। अच्छा, मानवियत के एतबार से मैंने जैसे आपको बताया ना कि अब ये ब्यूटी और फुल को तो हमने दो टुकड़ों में बांट दिया, तो डिफिकल्ट को अगर हम टुकड़े में बांटेंगे तो ये अपनी मानवियत खो देगा। क्लियर? तो ये डिफिकल्ट चाहे 3 सिलेबल का हो, लेकिन ये असखुद एक मॉर्फीम है, स्ट्रक्चर के हवाले से एक टुकड़ा है। अच्छा, अब हम जरा जो है इसको जक्सटपोज करते हैं, साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ रखते हैं, और जो है हम इसका मुआजना करते हैं कि जो मॉर्फीम में, सिलेबल में और वर्ड में क्या फर्क। मॉर्फीम का तो हमने डिस्कस किया थोड़ा सा डिटेल में कि स्ट्रक्चर का ऐसा अदना तरीन टुकड़ा कि जो या तो मानी के एतबार से इंपॉर्टेंट हो और या वो फंक्शन के एतबार से। अच्छा जी, अब हम जो है ये एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास ये जो अल्फाज हैं वन, रेड और गेट, ये एक सिलेबल पे मबनी है और ये एक मॉर्फीम भी है। पास में आ रही? ये एक मॉर्फीम है, क्योंकि मॉर्फीम हम उस अदनातरीन टुकड़े को साख्त के एतबार से कहते हैं कि जिसकी या तो मानी हो या फंक्शन करता हो। रेड के मानी है, ठीक है, वन के मानी है, गेट के मानी है, और ये एक सिलेबल है। अच्छा, तो ये वन और रेड और गेट जो है ये सिमल्टेनियसली बैक वक्त जो है ये एक वर्ड भी है, यानी वन भी, रेड भी, गेट भी एक सिलेबल में भी प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, और ये एक एक मॉर्फीम भी है, साख्त के एतबार से ये अदना तरीन टुकड़ा है, इससे मजीद हम इसको छोटा नहीं कर सकते। हमारे पास ये दूसरा लफ्ज है लेडी एंड वाटर। अच्छा, लेडी वाटर, दो, यानी लेडी एक लफ्ज है जो कि असखुद कितने सिलेबल्स पर मबनी है? दो, ले टी, और वाटर भी, वो और टर। तो ये हमारे पास दो अल्फाज हैं जो कि दो सिलेबल पर मबनी हैं, और
ये लेडी को, ये लफ्ज जो है इसको मजीद हम इसका टुकड़ा बनाएंगे तो ये मानवियत खो देगा। वाटर को हम मजीद टुकड़े करेंगे तो मानवियत खो देगा। तो लेडी एक मॉर्फीम है, ये जो लफ्ज है। वाटर भी एक मॉर्फीम पर मबनी है, और जो है, और यानी लेडी एक पूरा लफ्ज भी है और एक पूरा मॉर्फीम भी है। वाटर भी एक पूरा लफ्ज है, एक पूरा मॉर्फीम है। और जहां तक सिलेबल्स की बात है, वो जो आवाज की एक इकाई है, तलफ़ुज़ की एक इकाई है, तो ये 2 सिलेबल्स पे मबनी है। हमारे पास लफ्ज है जी क्रोकोडाइल। ठीक, तो ये इसको जहां तक हम मॉर्फीम का जिक्र करेंगे तो वो तो अगेन अ टीचर शुड रिपीट हिमसेल्फ और हरसेल्फ कि जो है ये अदना तरीन स्ट्रक्चर के एतबार से अगर हम इसको करेंगे तो ये इसको मजीद हम जो है चौटा नहीं कर सकते। तो क्रोकोडाइल इज वन वर्ड, क्रोकोडाइल इज वन, बट इट हैज गॉट 3 syllables. So मैं सिर्फ आपको ये बताना था कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन सिलेबल, वर्ड एंड मॉर्फीम। आते हैं जी दूसरे जो है एक और लफ्ज की जानिब, सैलमेंडर। ठीक, ये एक छिपकली नुमा जो है एक जानवर है। ठीक, अच्छा जी, तो उसमें जो है ये सैलमेंडर, ये लफ्ज एक है, दिस इज वन वर्ड। ठीक है, दिस इज वन मॉर्फीम। और जहां तक बात आती है सिलेबल्स की, तो ये जो है 4 सिलेबल्स पे मबनी है, सेलेमेंडर या सेलेमेंडर। क्लियर? अच्छा जी, आते हैं अब जरा मॉर्फीम्स के हवाले से जरा मतलब डिस्कशन कि मॉर्फीम, सिलेबल और वर्ड। अच्छा जी, ये हमारे पास जो मतलब यानी एक मॉर्फीम, यानी अगेन मैं कहूंगा एक है जी सिलेबल, जो तलफ़ुज़ की इकाई है, आवाज की इकाई है, सदा, जिसको एक सदा में एक मतलब यानी गौ में हम उसको अदा करते हैं। तो बॉय जो है आ, वो एक मॉर्फीम है। ठीक, अब मॉर्फीम्स की हम जरा मतलब उसको डिस्कशन करते हैं, और एक वर्ड भी है। अच्छा जी, अब 2 मॉर्फीम्स वाले जो हैं हमारे पास मतलब यानी जो अल्फाज हैं हमारे पास, एक है जी बॉय और एक इश। तो ये हमारे पास 2 मॉर्फीम्स हैं। बॉयश एक लफ्ज है, ठीक है, लेकिन बॉयश में बॉय और इश, यानी बॉय जो है वो असखुद बेस है, और ये इश जो है उसके साथ वो एक बाउंड मॉर्फीम है। यानी इश को जब तक हम किसी बॉय की जैसे नाउन से जब उसके साथ जोड़ेंगे नहीं, तो ये मानी नहीं देगा। तो वो ये मतलब उस तरह से मतलब यानी एक ये बॉय जो है ये फ्री मॉर्फीम है, और ये इश जो है उसके साथ बाउंड मॉर्फीम। अच्छा, दूसरा हमारे पास लफ्ज है डिजायरेबल। डिजायरेबल के मानी है पसंदीदा। तो और डिजायर और एबल जो है ये हमारे पास 2 मॉर्फीम हो गए। अच्छा, 3 मॉर्फीम, बॉयशनेस। ठीक है, कोई मतलब यानी लड़की है, खातून है, और जो है बॉब कटिंग उसने की है, या और उसके अंदाज में, कुछ माहिर नफ्सियात कहते हैं कि हर एक मर्द में जो है मतलब उसका एक फीमेल एस्पेक्ट भी होता है, और हर एक फीमेल में उसका एक मेल एस्पेक्ट भी होता है। लेकिन जो अगर की जो है जो आम जो एक्सेप्टेबल जो एक क्या आप कह सकते हैं कि एक पैमाना है, उससे अगर ओवर हो जाए तो फिर लोग इस तरह से बॉयश और गर्लिश और वुमनली और इस किस्म की जो है बातें। अच्छा जी, आते हैं तो बॉयश हमारे पास बॉय और इश ये 2 मॉर्फीम है। अच्छा, और नेस उसमें आगे तो ये 3 मॉर्फीम्स वाला एक लफ्ज है, बॉयशनेस। ठीक, अच्छा जी, डिजायरेबिलिटी, वो जब इसको हम यकजा करेंगे फिर स्पेलिंग जो है वो अलग होगी, लेकिन ये डिजायर और एबल और इटी जो है ये 3 जो है मतलब 3 सिलेबल्स पे ये लफ्ज मुश्तमल है, डिजायरेबिलिटी। 4 मॉर्फीम्स वाला लफ्ज है हमारे पास, जेंटल एक लफ्ज है, सॉरी एक लफ्ज भी है और एक मॉर्फीम भी है। यानी इसको मजीद हम मतलब अगर छोटा करेंगे तो ये मानवियत खो देगा, तो इसलिए ये एक मॉर्फीम है। अच्छा, मैन और ली और नेस, जेंटलमैनलीनेस। क्लियर? अच्छा, अब ये हो जाता है एक लफ्ज जेंटल मैनलीनेस, एक लफ्ज है। क्लियर? और ये 4 मॉर्फीम्स पे मुश्तमल है। अनडिजायरेबिलिटी, अनडिजायर और एबल और ईटी। अच्छा जी, एक से ज्यादा मॉर्फीम्स वाले, अनजेंटल मैनलीनेस और एंटी डिसएस्टेब्लिशमेंटेरियनिज्म। एक तो है लफ्ज हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, या एस्टेब्लिश और फिर मेंट, उससे वो नाउन बन गया।
ठीक है। establishmentarianism, disestablishmentarianism और एंटी डिसएस्टेब्लिशमेंटेरियनिज्म। क्लियर? तो ये हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। एंटी एक, डिस दूसरा, एस्टेब्लिश तीसरा, मेंट चौथा, एरी जो है वो पांचवा, और एन जो है ये छठा, और इज्म जो है वो सातवां। तो इस तरह 7 जो है मॉर्फीम्स पे ये एक लफ्ज जो है मबनी है, और ये लफ्ज एक ही है, एंटी डिसएस्टेब्लिशमेंटेरियनिज्म। क्लियर? तो ये जरा सा जो है कि मतलब जहन में हो कि ये सिलेबल है, ये वर्ड है, और ये जो है मॉर्फीम है। आते हैं जी आगे। अब वर्ड और फ्रेज को जरा डिस्कस करते हैं, यानी हम सिलेबल और मॉर्फीम से वर्ड पे आगे, और अब वर्ड और फ्रेज को जरा आपस में कंपेयर और कंट्रास्ट करते हैं, इसमें जो है फर्क क्या है बुनियादी तौर पर। अ वर्ड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। हमने मॉर्फीम का कहा था कि मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। तो वर्ड्स में एक वर्ड जो है, जिस तरह ब्यूटीफुल जो है एक लफ्ज है लेकिन 2 मॉर्फीम पे मुकम्मल है, तो ये भी खुद एक मतलब अपने पाँव पे खड़ा होकर एक वर्ड बन जाता है, तो फिर ये क्या है? इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट कैन स्टैंड अलोन। मॉर्फीम में ये जो एक बॉय था, एक इश्क था, इश्क जो था वो बाउंड मॉर्फीम था, वो जब तक बॉय के साथ ना हो तो वो सेल्फ स्टैंडिंग नहीं हो सकता। बट अ वर्ड बॉयश जब मिल जाता है, तो या बॉय अकेले, तो अ वर्ड जो है दैट कैन स्टैंड अलोन एंड स्टिल कन्वे मीनिंग। ठीक, यानी इश्क जो है वो मॉर्फीम तो है लेकिन वर्ड नहीं है, और बॉयश वर्ड है और बॉय वर्ड है। तो a word can stand alone and still convey meaning. Examples of words include Kate, run and happy. ठीक, केट जो है जानवर है, रन दौड़ने को कहते हैं, और हैप्पी खुश को कहते हैं, एडजेक्टिव है। तो इस तरह से हो तो उसको हम वर्ड कहते हैं। अच्छा, एक से जब ज्यादा हो, यानी 2 या 2 से ज्यादा हो, तो फिर हो जाता है फ्रेज। ठीक, PHRASE फ्रेज। फ्रेज ऑन द अदर हैंड, इसके बरक्स जिसको हम कहते हैं, इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो वो ग्रुप जो है वो 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज का होता है। ठीक है, इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू कन्वे अ सिंगल आइडिया। क्लियर? अच्छा जी, एग्जांपल्स ऑफ फ्रेजेस इंक्लूड, इसमें मुश्तमल है, इन द मॉर्निंग, ऑन द टेबल, विद अ स्माइल। क्लियर? तो इन द मॉर्निंग, इसमें जो है 3 वर्ड्स हैं, इससे मिलके जो है एक फ्रेज बना है। ऑन द टेबल, मेज पर, और विद अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ, एक तबस्सुम के साथ। अच्छा जी, एक बात और कि ये जो फ्रेज है इसको कुछ लोग जो है इनकम्प्लीट सेंटेंस कहते हैं। क्लियर? इनकम्प्लीट सेंटेंस हम इसको इसलिए कहते हैं कि सिमल्टेनियसली बैक वक्त जो है एक फ्रेज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता, यानी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। क्लियर? अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब नहीं है, अगर वर्ब है तो सब्जेक्ट नहीं है। क्लियर? तो फ्रेज जो है इसको अगर हम डिफाइन करते हैं, सो अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स विदाउट गिविंग अ कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस उस हवाले से कि पूरा जुमला नहीं होता। जैसे आप कहते हैं ना, आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ये आई एक हो गया, एक लफ्ज है, एम गोइंग जो है ये वर्ब फ्रेज है, टू स्कूल जो है ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। क्लियर? तो टू स्कूल 2 अल्फाज पे मुश्तमल है, तो टू मानी है, हमें एक्सेंट जो है बताता है। स्कूल जो है हम मदरसा उसको कहते हैं, या सीखने की जगह। तो टू स्कूल खुद मानी रखते हैं, लेकिन पूरे मानी जो है या पूरा मतलब हमें नहीं समझाते, इसीलिए इसको फ्रेज कहते हैं। क्लियर? सो अ फ्रेज इज a group of meaningful words without giving a complete sense. अच्छा जी, अब आते हैं फ्रेज की टाइप्स की जाने। हमारा जो है फ्रेज के साथ वास्ता रहता है। क्लियर? अच्छा जी, so sorry, a phrase is simply a group of words that is used together in a fixed expression
अक्सर होता है ना, टू स्कूल एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन, वही बात, ठीक है। एंड फ्रेजेस प्रोवाइड जनाब, phrases provide more information about whatever the sentence is speaking about. ठीक, अच्छा जी, आगे जाते हैं। What is the difference between a phrase and a clause? Clear? अच्छा जी, तो डिफरेंस क्या है फ्रेज में और जो है क्लॉज में जी। तो जो फ्रेज है वो जो है उसमें एक जो है सिमल्टेनियसली एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, या एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट उसमें नहीं होता। मिसाल के तौर पर एक जुमला है, आप कहेंगे कि प्रेडिकेट क्या है? मिसाल के तौर पर हम एक जुमला कहते हैं, सलमान मेरा दोस्त है, सलमान इज माई फ्रेंड। क्लियर? सलमान को हमने लिखा, तो ये सलमान जो है इसको हम एक स्क्वायर में डालेंगे, इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। हम जिस चीज के बारे में, जिस बंदे के बारे में, जिस हस्ती के बारे में बात करते हैं, तो वो नाम जो है वो सब्जेक्ट होता है। और जो बात करते हैं, जो हम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं कि सलमान, वो सब्जेक्ट, इज माय फ्रेंड, ये बाकी मानदा का सारा ये प्रेडिकेट है। और इसमें वर्ब जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता है कि वर्ब इज यूजुअली द बैकबोन ऑफ अ सेंटेंस। क्लियर? तो फ्रेज जो है इज अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स विदाउट गिविंग अ कंप्लीट सेंस। लेकिन जो एक क्लॉज है, ये जो हमारे सामने है, दैट कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, वेयर इज द लेटर, लेटर से मुराद ये जो उसके बाद में आया हुआ है, ठीक है, इसमें नहीं। देखिए क्लॉज जो है ये अव्वल जिक्र है, जिसको हम FORMER, फॉर्म, जैसे हम कहते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वो जो पहले आया हुआ था वो पुराने वाला, और एक होता लेटर। ये जो LATTER है, तो इस लेटर के मानी है आखिर जिक्र। तो ये क्लॉज और फ्रेज में, फ्रेज जो है लेटर है, आखिर जिक्र है। इट डज नॉट, यानी इट मींस इट डज नॉट have a subject and a predicate, or a subject and a verb simultaneously. Clauses can be seen as the building blocks of a sentence. अच्छा, क्लॉज क्या है? आप कहेंगे क्लॉज क्लॉज, हमने तो शेर या बालू के क्लॉज यानी पंजों के बारे में सुना था, वो तो CLAWS है क्लॉज, और ये CLAUSE है। अच्छा, ऐसे है कि आप यूं जान लीजिएगा कि a clause is a smaller sentence in a larger sentence। कैसे? मिसाल के तौर पर एक जुमला है, एंड से हमने दो क्लॉजेस मिलाए हुए, सलमान इज माय फ्रेंड एंड इरफान इज माय ब्रदर। और ठीक है, आखिर में एक पीरियड या फुल स्टॉप, फुल स्टॉप को पीरियड भी कहते हैं, एक फुल स्टॉप हम लगा रहे थे। सलमान इज माय फ्रेंड एंड इरफान इज माय ब्रदर, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, और इसमें ये जो छोटे छोटे दो जुमले हैं, सलमान इज माय फ्रेंड और इरफान इज माय ब्रदर, ये क्लॉज है। क्लियर? तो a clause is a smaller sentence in a larger sentence. Okay जी, तो clauses can be seen as the building blocks of a sentence, whereas phrases can be regarded as the support structures of a sentence or clause. तो clause जो है वो एक जुमला होता है, लेकिन वो बड़े जुमले के अंदर होता है, इसीलिए उसको clause कहते हैं। ठीक है? मिसाल के तौर पर मैं किसी टीचर का तालिब इल्म हूं, तो जब तक मैं उसकी मजलिस में होगा तो मैं वही तालिब इल्म हूँ, उसका तलमीज या तालिब इल्म या स्टूडेंट जो है, शागिर्द मैं कहलाऊंगा। लेकिन जब मैं रोस्ट्रम या डेस, जिसको लोग गलती से डाइस कहते हैं, इसको DAIS डेस, ठीक है, वो डाइस जो है DICE डाइस है, वो जिससे लोग जुआ वगैरह खेलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो मैं खुद रोस्ट्रम या डेस पे आके जो है लेक्चर दूंगा, सो देन आई विल बी टीचर। तो इस तरह वो जब सेल्फ स्टैंडिंग हो तो सेंटेंस है, और किसी दूसरे जुमले का हिस्सा हो तो फिर उसको क्लॉज होता है। इन अदर वर्ड्स, clauses allow us to create a sentence, but phrases enable us to enables a sentence to be meaning. He goes, ठीक है, he goes to school, तो ये टू स्कूल जो है उसमें एक फ्रेज है। जरा जो टाइप्स ऑफ फ्रेजेस हैं उसकी तरफ आते हैं। हम आमतौर पर किन किन फ्रेजेस के साथ जो है हमारा वास्ता पड़ता है, और उनको हम जानेंगे तो तभी हमें फायदा मिलेगा। तो हमारे पास है जी नाउन फ्रेज। ठीक, बुनियादी हैसियत उसमें नाउन को
हासिल होती है, ठीक है। वर्ब फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज, फ्रेज, appositive phrase, phrase, prepositional phrase and absolute phrase. Clear? अब आते हैं जी नाउन फ्रेज की जानिब। तो नाउन फ्रेज क्या है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि लोग जब वो क्या कहते हैं ना कि अ जर्नी ऑफ 1,000 miles स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप या फर्स्ट स्टेप। क्लियर? तो जिस तरह से जो है हम लिखेंगे, जिस तरह लोग ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं ना कि आप किसी को नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव और वर्ब और एडवर्ब, ठीक है, और ये जो है एडजेक्टिव है, लोग गलती से एडजेक्टिव प्रोनाउंस करते हैं, एडजेक्टिव। तो जो है ये आप उनको जो है अगर आप सिखाने लग जाएं तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, तरीकेकार ये होना चाहिए कि मतलब वो डायरेक्ट मेथड जिसको कहते हैं कि आप उनको बुलवाएं कि वो खुद ही बोले और खुद ही रीडिंग करे, बस ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिमाग में जो है इनका स्ट्रक्चर बनता जाए। वो तो बात ठीक है, अभी तक जो है जितना स्ट्रक्चर बना वो बना, अब नहीं बना तो उसको ऐसे डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कोई बात है ना, वो एक लड़का है, ही इज अ बॉय, ही जो है उसमें प्रोनाउन है, इज उसमें वर्ब है, मैन वर्ब है, ठीक है, अ जो है उसमें आर्टिकल है, क्लियर, और बॉय जो है उसमें नाउन है। तो इस तरह से हम उसको पहचानेंगे, तो तभी हम जो है उसके हवाले से जो है जब लिखेंगे तो कैसा एडजेक्टिव लगाना है, आर्टिकल कौन सा लगाना है, कहाँ पे ए लगाना है, कहाँ पे एन लगाना है, तो ये सारी चीजें जो हैं जिनको वो हम अज्जाए कलाम कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो इस तरह से जो है एक लफ्ज होगा तो वो नाउन होगा, एक से ज्यादा अल्फाज होंगे और नाउन को उसमें सेंट्रल जो है वो इंपॉर्टेंस हो, उसको हम नाउन फ्रेज कहेंगे। अ फ्रेज दैट फंक्शन, ठीक है, दैट फंक्शंस एज अ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ नाउन फ्रेज। अ नाउन फ्रेज कंसिस्ट्स ऑफ nouns and its modifiers. मिसाल के तौर पर आप कहते हैं ना बॉय, आप कहते हैं अ बॉय, ठीक है, आप कहें कि द बॉय को द जो है द ने जो है बॉय को मॉडिफाई किया, क्लियर, और फिर जो है द बॉय, यानी वो मालूम लड़का के जिसको जो है जो स्पीकर है और जो लिसनर है दोनों जानते हैं, विद ब्राउन हेयर। तो अब जो है मतलब विद ब्राउन हेयर ये प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया, लेकिन इसने इस नाउन को मॉडिफाई किया, तो ये मतलब स्ट्रक्चरली तो प्रपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन फंक्शनली जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि उसकी सिफत बयान की है। क्लियर? और जब हम जो है किसी चीज की अच्छी या बुरी सिफत बयान करने वाले लफ्ज को एडजेक्टिव कहते हैं, एक लफ्ज होता है तो एक से ज्यादा होता है तो फिर एडजेक्टिव फ्रेज। अच्छा, आते हैं जानिब द टेरिफाइड फॉक्स। अब जो है द टेरिफाइड फॉक्स, यहां तक ये जो टुकड़ा है ये हमारे पास नाउन फ्रेज है। क्लियर? तो इसमें बुनियादी जो हैसियत है वो फॉक्स को हासिल है, तो ये एक नाउन है, और ये द और ये टेरिफाइड इसके क्या है, मॉडिफायर्स हैं। और किस तरह से मॉडिफाई करते हैं, उसके एडजेक्टिव्स। हमें उसके बारे में, एक नाउन के बारे में जब हमें कोई जो है लफ्ज बताता हो, एक लफ्ज हो तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, एक से ज्यादा हो तो उसको हम फिर फ्रेज कहते हैं। क्लियर? अब यहां से लेके फॉक्स तक, द टेरिफाइड फॉक्स, यहां से द से या दी से जो है फॉक्स तक, इसको हम कहते हैं नाउन फ्रेज। जंप ऑफ, ठीक है, द एज, अब ये एज एक नाउन है तो द एज हो गया, ठीक है, तो ये हमारे पास नाउन फ्रेज है। अब ऑफ द एज हो गया तो उसमें प्रपोजिशन, शुरू में जब प्रपोजिशन हो और एंड में नाउन हो तो उसको हम प्रपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। एंड क्रश्ड ऑन द रॉक। क्लियर? यानी यहाँ पे अगर हम द रॉक या दी रॉक कहें तो ये हो गया नाउन फ्रेज, और अगर हम ऑन से शुरू करें और रॉक पे खत्म करें तो ये हो जाता है प्रपोजिशनल फ्रेज। वो आगे आएगा, लेकिन अगर हम इस पे सिर्फ फोकस करें, द टेरिफाइड फॉक्स, ये वाला, ठीक, तो ये हमारा हो जाता है नाउन फ्रेज। अच्छा जी, एक दूसरा जुमला है द डेंटल फैसिलिटी। पहली बात कि जो फैसिलिटी है वो एक नाउन है, और द से लेके फैसिलिटी तक, द डेंटल फैसिलिटी, ये हो जाता है हमारे पास एक नाउन फ्रेज। रिकॉर्डेड अ हायर नंबर ऑफ पेशेंट्स, ठीक है, लास्ट वीक। क्लियर? अब वीक जो है एक नाउन है,
और उसको आप लास्ट वीक जब कहते हैं तो ये हो जाता है एक नाउन फ्रेज। यानी ये बात जान लीजिएगा कि उसमें फोकल पोजीशन एक नाउन का हो तो वो जो फ्रेज है वो हमारे पास पूरा का पूरा पूरा अलिफ से लेके ये तक तो वो हो जाता है नाउन फ्रेज। अच्छा, दे लिव्ड, ठीक है, इन अ स्मॉल, यानी यहां से अ स्मॉल टाइडी कॉटेज, ठीक है, छोटा सा साफ सुथरा निथरा एक कॉटेज, एक झोंपड़ा। अ स्मॉल टाइडी कॉटेज, ये हो जाता है हमारा एक नाउन फ्रेज। इसमें बुनियादी जो हैसियत है वो कॉटेज ही है। उसमें से जो है यानी मुर्गी से जो है वो पर वर सारे हटा दें तो वो बुनियादी जो है वो चरगा रह जाता है। तो उसमें वो जो पैराफर्नेलिया है, ठीक है, वो जो साथ में जो मतलब रिलेटेड वर्ड्स हैं उनको हटा दें तो बुनियादी ऐसी, अगर आप कहते हैं दे लिव्ड इन अ स्मॉल टाइडी, सो व्हाट, कॉटेज, क्लियर। तो इसलिए जो है ये नाउन फ्रेज है जिसमें फोकल पोजीशन जो है वो नाउन की है। अच्छा जी, रिद्वी रोड हर ओल्ड, ठीक है, एक जो है खातून का नाम है, ओल्ड बाइसिकल, ठीक, बाइसिकल जो है वो एक नाउन है, ओल्ड बाइसिकल, तो या हर ओल्ड बाइसिकल, ठीक, तो ये हो जाता है एक नाउन फ्रेज। टू दियर, ये उनके फैमिली का शाइनी न्यू स्कूल, शाइनी न्यू स्कूल, इसमें बुनियादी जो फोकल पोजीशन है वो स्कूल की है, तो शाइनी न्यू स्कूल जो है ये, या दियर शाइनी न्यू स्कूल, उनका जो है चमकीला, ठीक है, लश्कारे मारने वाला जो है नया स्कूल, दियर शाइनी न्यू स्कूल, तो फोकल पोजीशन स्कूल की है, तो दियर शाइनी न्यू स्कूल ये हो जाता है हमारा नाउन फ्रेज। द ब्लैक कार गॉट टोड, ठीक, कार इसमें जो है हमारे पास बुनियादी हैसियत उस नाउन की है, द कार बेसिकली गॉट टोड, ठीक है ना। अच्छा, तो द ब्लैक कार, तो द से लेके कार तक ये पूरा का पूरा जो टुकड़ा है, जो फ्रेज है, यानी द के अपने मानी है, ठीक, क्या हमें बताता है कि वो कोई खास जो है कार है और उसकी रंगत काली है और वो है कार, तो बुनियादी हैसियत वो कार की है, द ब्लैक कार, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारे पास ये हो जाता है नाउन फ्रेज। आ जाते हैं जी वर्ब फ्रेज की जानिब। जी, वर्ब फ्रेज क्या है, बुनियादी पोजीशन उसमें वर्ब की होगी, इसीलिए इसको वर्ब फ्रेज कहते हैं, ठीक है ना। अ वर्ब फ्रेज इज मेड अप ऑफ verbs एंड ऑल देयर मॉडिफायर्स, ठीक, बुनियादी हैसियत जो है वो वर्ब से मिलके जो है वो बनता है और उसके जो मॉडिफायर्स हैं उसको जो मजीद मॉडिफाई करते हैं, उसमें उसके मानी में चेंज लाते हैं या उसके उसके रिलेटेड हैं और हमें जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो हो जाता है वर्ब फ्रेज। नाउन फ्रेज में फोकल पोजीशन नाउन की है, उसके साथ जो रिलेटेड है, ठीक, तो वो उसके मतलब वो सारे उसके साथ मिला मुलू के जो है वो जो है नाउन फ्रेज बन जाता है और ये वर्ब वाला वर्ब फ्रेज। अच्छा, द टीचर इज राइटिंग द आंसर, टीचर जो है नाउन हो गया और द टीचर तो नाउन फ्रेज है, लेकिन अब हम इसको छोड़ देते हैं। जो वर्ब वाली बात है इज राइटिंग, इस जो है वो ऑक्सिलियरी वर्ब है या जिसको हम हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, मुआविन जो है वो फेल है, राइटिंग जो है वो मेन वर्ब है। तो इज राइटिंग एक जो होता है तो वो तो वर्ब होता है, लेकिन जो दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमू हो जाता है तो वो उसको फ्रेज कहते हैं। सो इज राइटिंग हमारे पास जो है क्या है, वर्ब फ्रेज है। दे हैव बिन प्लेइंग फॉर द लास्ट 2 hours, इसको हावर्स नहीं कहते ना, गलत होता है, या आवर्स कहते हैं या आवर्स कहते हैं, दोनों ठीक है, लेकिन है की आवाज हवा वाली ह, ठीक है, वो उसमें नहीं आएगी। अच्छा, अब आते हैं बुनियादी जो मेन वर्ब है वो तो प्लेइंग है, हैव बीन उसके साथ हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हैव से लेके प्लेइंग तक ये पूरा का पूरा जो है ये हमारे पास क्या है, ये वर्ब फ्रेज है। हैव बीन प्लेइंग इज आवर वर्ब फ्रेज। यू मस्ट कॉल योर मॉम एट वंस, ठीक, उसमें जो है कॉल मैन वर्ब है, मस्ट उसमें जो ऑक्सिलियरी वर्ब है, ठीक, इसको हम मॉडल ऑक्सिलियरी कहते हैं। अच्छा, जिस तरह ग्रामर में ए है तो इस तरह ये जो मॉडल ऑक्सिलियरी है इसमें MODAL आता है, EL नहीं है, ठीक, वो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला जो MODEL है
मॉडल जो है मतलब कहते हैं कि हमारे पास एक रोल मॉडल है, लेकिन ये जो ग्रामर में ए आता है सिर्फ डिफरेंशिएशन के लिए बताना था कि मॉडल में MODAL आता है, ग्रामर में भी GRAMMAR, तो मॉडल ऑक्सिलियरी में भी ए आता है। तो मस्ट हमारे पास मॉडल ऑक्सिलियरी है। मोड्स हमें बताता है यू मस्ट कॉल योर मॉम एट वंस, ठीक है। तो ये मस्ट कॉल में ये दो अल्फाज जो हमारे पास है, मस्ट कॉल, ये वर्ब फ्रेज है। He has taken the dog along, तो वो कुत्ते को अपने साथ लिया। अच्छा, हैज टेकन, यानी टेकन इसमें मेन वर्ब है और हैज में उसमें ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, जैसे कॉलेज का प्रिंसिपल होता है ना, PRINCIPAL, ठीक है। सो हैज टेकन हमारे पास हो गया वर्ब फ्रेज। अब आ जाते हैं जेरंड। जेरंड, अच्छा जी, हमारे पास ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, क्लियर, ठीक है ना, गो, वेंट, गॉन और गोइंग। तो ये जो फोर्थ फॉर्म है, या जो जिसको हम प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, ING पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो जेरंड फ्रेज or phrases are noun phrases that begin अगर एक होगा gerund phrase is a noun phrase that begins with gerunds, ठीक है, noun formed by adding ing to the first form or the best form of the verb that describes an action like sleeping, begging। अच्छा, मैं आपको बताता हूं कि इसमें बुनियादी फर्क क्या है। when you use the fourth form of the verb as a noun, मिसाल के तौर पर टीचिंग है, एक लफ्ज है, ठीक है। जब मैं कहता हूं आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे टीचिंग जो है वह एक वर्ब है, ठीक। और अगर के मैं कहता हूं कि टीचिंग इज अ वेरी गुड प्रोफेशन, कि जो है मुअल्लिमी जो है वो एक बहुत अच्छा पेशा है, तो यहाँ पे टीचिंग को मैंने नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया, टीचिंग इज अ वेरी गुड प्रोफेशन, तो फिर ये हो जाता है जेरंड। ING से जब हम ING मिला के जब हम कोई नाउन बनाते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर रनिंग है, आई एम रनिंग इन अ रेस, मैं एक दौड़ में दौड़ रहा हूँ, ठीक है, कोई मुकाबला है, एक कंपटीशन है, आई एम रनिंग, ठीक, मैं दौड़ रहा हूँ। और जब आप कहते हैं रनिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, तो जो है ये दौड़ना जो है एक बहुत अच्छी वर्जिश है। तो उस तरह से जब हम किसी ING वाले वर्ब फॉर्म को नाउन के तौर पर इस्तेमाल करें तो उसको जेरंड बोलते हैं, और जब वो किसी फ्रेज में शामिल हो तो उसको हम जेरंड फ्रेज या जेरंडियल फ्रेज कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जुमले में जो है एग्जाम, सो अ जेरंड फ्रेज इज अ फ्रेज दैट कंटेन्स एन ING वर्ड विद सम मॉडिफायर्स इन सम केसेस। मॉडिफायर्स इन उसके साथ जो, जिस तरह होता है ना कव्वाल और हमनवा, तो उसके साथ जो वो हमनवा होते हैं तो उसको हम जो है मॉडिफायर्स कहते हैं या रिलेटेड वर्ड्स कहते हैं। अच्छा जी, आपके सामने है वॉशिंग द डिशेस, ठीक, वॉशिंग द डिशेस, वॉशिंग से लेके डिशेस तक ये हो जाता है हमारे पास जेरंड फ्रेज। अगर सिर्फ जेरंड हो, जिस तरह हमने कहा ना रनिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, तो वहां पे सिर्फ जेरंड है, लेकिन यहाँ पे जो है जेरंड से बात डिशेस तक आ गई है, सो दिस इज जेरंड फ्रेज। वॉशिंग द डिशेस इज अजीज चोर। चोर घर का काम होता है ना, जो हम बर्तन वगैरह धोते हैं, झाड़ू वगैरह देते हैं, तो घर में ये जो काम होते हैं इसको चोर्स बोलते हैं। अच्छा, तो वॉशिंग द डिशेस इज अजीज चोर, ठीक है, बर्तन धोना अजय का काम है। टेक्सटिंग व्हाइल ड्राइविंग, अब टेक्सटिंग के मानी किसी को टेक्स्ट मैसेज भेजना, लिखना, ठीक, व्हाइल ड्राइविंग कैन बी डेंजरस। टेक्सटिंग व्हाइल ड्राइविंग, तो टेक्सटिंग से लेके ड्राइविंग तक ये हो जाता है हमारा gerund phrase, can be dangerous. Talking too much in front of people, यहां से टॉकिंग से लेके पीपल तक ये पूरा का पूरा हमारे पास जेरंड या जेरंडियल फ्रेज है, DIAL कुछ लोग लगाते हैं साथ, जेरंड के सामने IAL लगा के जेरंडियल फ्रेज, कुछ लोग बहुत जरा शकील से बात करते हैं, भारी भारी से। अच्छा, टॉकिंग टू मच इन फ्रंट ऑफ पीपल, यहां से टॉकिंग से लेके पीपल तक ये हो जाता है हमारा जेरंड फ्रेज, इज नॉट प्लेजेंट, खुशगवार नहीं है बहुत ज्यादा बातें करना, ठीक है। क्या कहते हैं ना, अजीज इतना ही रखो कि जी संभाए, अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए, तो एतदाल जो है वो बेहतर रहता है। अच्छा, शी इज करंटली राइटिंग हर मेमोir,
राइटिंग हमारे पास जो है वो क्या है, वो जेरंड है। हर मेमोir वो अपनी वो यादाश्त जो है, यानी वो होता है ना कुछ यादें कुछ बातें, तो कुछ लोग लिखते भी हैं तो उसको मेमोir बोलते हैं। सो राइटिंग हर मेमोir जो है ये मेमोयर नहीं है, अच्छा जी मेमोir। अच्छा, शी इज करंटली राइटिंग हर मेमोir। ठीक, तो वो जो है करंटली प्रेजेंटली मौजूदा राइटिंग हर मेमोir, तो राइटिंग हर मेमोir इज gerund phrase। waking up before sunrise, waking up, ठीक है, जागना, बिफोर सनराइज, सूरज के तुलू होने से पहले, बंदा फजर की नमाज पढ़ लेता है ना, had become his habit। ठीक है, सूरज के तुलू होने से पहले जागना उसकी आदत बन गया है। अच्छा, और ये जो फ्रेज होता है ना, इसको आप नाउन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जुमले के शुरू में भी जुमले के आखिर में भी। अच्छा, वेकिंग अप बिफोर सनराइज had become his habit। आ जाते हैं जी नोट। अच्छा, एक नोट करने वाली बात है कि ये बात हमें याद रहे, बट पार्टिसिपल फ्रेजेस आर जी ऑल्सो हैव अ सिमिलर पैटर्न। ठीक, आईएनजी वाले वो भी होते हैं, वो अभी आगे आएंगे। सो हाउ डू यू टेल द डिफरेंस बिटवीन द टू? इट मींस द पार्टिसिपल फ्रेज जो कि आईएनजी से शुरू होता है, और वो जो जेरंड फ्रेज जो भी आईएनजी से शुरू होता है, उसमें फर्क क्या है? अच्छा जी, व्हाइल पार्टिसिपल फ्रेजेस फंक्शन एज एडजेक्टिव्स, डिफरेंस है ना। तो जो जेरंड फ्रेजेस हैं दे फंक्शन एज नाउन। ठीक, अच्छा जी, व्हाइल पार्टिसिपल फ्रेजेस यानी वो जो हमारे पास जो फोर्थ जो है फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक, तो उसको अगर हम यूज करें, अभी आएंगे आगे जो है आएंगे, आप देख लेंगे। तो वो पार्टिसिपल फ्रेजेस जो हैं वो भी आईएनजी वाले वर्ड से शुरू होते हैं, और वो जेरंड फ्रेजेस वो भी। तो फर्क बुनियादी तौर पर क्या है कि जो पार्टिसिपल फ्रेजेस हैं वो क्या करते हैं, वो एडजेक्टिव के तौर पे काम करते हैं, और वो जो जेरंड फ्रेजेस हैं दे एक्सक्लूसिवली, खुसूस तौर पे यानी बाकी को एक्सक्लूड करके, एक्सक्लूसिवली फंक्शन एज नाउन। आते हैं जी इन्फिनेटिव फ्रेज की जानिब। इन्फिनेटिव आप जानते हैं कि जब हम वर्ब में वर्ब की वो फर्स्ट फॉर्म जो बेस फॉर्म है जो डिक्शनरी में हमें मिलती है, जिसके साथ कभी टू लगा होता है कभी टू नहीं लगा होता, तो उस वर्ब फॉर्म को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। और जब उसके साथ वो जो जिस तरह कव्वाल के साथ वो अपने हम नवा हो, जो दूसरे मॉडिफायर्स हो, जो रिलेटेड वर्ड्स हो, तो तब उसको हम इन्फिनेटिव फ्रेज कहते हैं, वरना वो इन्फिनेटिव वर्ब होता है। अच्छा, इन्फिनेटिव फ्रेज or phrases are noun phrases that start with verbs that are in their infinitive form, यानी टू प्लस बेस फॉर्म, यानी वो जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसको बुनियादी होता है ना, तो इसे उसको बेस फॉर्म कहते हैं। A phrase that include an infinitive along with a simple verb, सिंपल वर्ब, इसको इन्फिनेटिव इसलिए कहते हैं भाईजान या बहनों के जो है इसमें टेंस नहीं होता। ठीक, ये टेंसलेस जो है टेंस होता है, यानी इसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का ये टू वाले में नहीं होता, इसीलिए इसको जो है इन्फिनेटिव कहते हैं। क्लियर? एक होता है फाइनाइट जिसमें एक होता है टेंस, और एक होता है इन्फिनेटिव, तो जो कि मतलब यानी तो हम वर्बल कह सकते हैं उस तरह से, और ये इन्फिनेटिव इसीलिए है कि इसमें टेंस नहीं है। अच्छा जी, so a phrase that includes an infinitive along with a simple verb is an infinitive phrase. So there may also be modifiers attached to the object in the phrase. It contains a verb, so it plays the role of expressing an action in a sentence, ठीक, but it does not contain the tense, यानी present past का उसमें कुछ नहीं होता। The infinitive phrase can act as a noun, as an adjective or adverb in a complete sentence। खुद तो फ्रेज है, लेकिन करता क्या क्या है, फंक्शंस इसके हैं, एज अ नाउन, ठीक, एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब। अच्छा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव हमें कोई सिफत बयान करता है, अच्छा है, बुरा है, दराज कद है, पस्त कद है, ठीक है। एडवर्ब, एडवर्ब हमें ये बताता है, जहन में याद रखिए, जिस तरह होता है ना कोई काम कब कहाँ कैसे क्यों और क्यों नहीं होता, तो इसको हम एडवर्ब कहते हैं। अगर वो एक लफ्ज है तो एडवर्ब है, एक से ज्यादा तो एडवर्ब फ्रेज हो गया। क्लियर? एक लफ्ज है जो कि हमें किसी की अच्छी बुरी सिफत बताता है, ठीक, तादाद बताता है, तो या सिलसिलावार नंबर बताता है, तो वो एडजेक्टिव हो गया। एक है तो एडजेक्टिव, एक से ज्यादा अल्फाज है तो एडजेक्टिव फ्रेज। और अगर हमें कोई लफ्ज जो है वो ये बताता है कोई काम जो है कब कहाँ क्यों कैसे और क्यों नहीं होता, उसकी वजह क्या है, तो जो है
उसको हम एडवर्ब कहते हैं। अगर एक लफ्ज है, अगर एक से ज्यादा अल्फाज हैं और यही काम करते हैं तो उसको हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। क्लियर? तो द इन्फिनेटिव फ्रेज कैन एक्ट एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब इन अ कंप्लीट सेंटेंस। अच्छा, ये एग्जांपल्स हमारे पास हैं। अजय के अलावा जो है हमारे पास अली हो सकता है, अहमद हो सकता है। अहमद लाइक्स टू रीड कॉमिक्स। अजय और अहमद और अली लाइक्स टू रीड कॉमिक्स। ठीक। अच्छा, यहाँ पे टू रीड कॉमिक्स जो है, यानी अगर आप कहें ना अहमद लाइक्स मैंगोस, तो लाइक के बाद नाउन आ गया ना। तो यहाँ पे टू रीड कॉमिक्स, दिस होल infinitive phrase acts or functions as a noun. Clear? अजय और अहमद और अली likes mangoes, तो नाउन हो गया ना। तो टू रीड कॉमिक्स। अच्छा जी, फिर क्या है? टू अटेंड द मॉर्निंग लेक्चर। टू से लेके लेक्चर तक ये पूरा का पूरा हमारा हो जाता है क्या? इन्फिनेटिव जो है वो फ्रेज, क्योंकि टू अटेंड ये वो इन्फिनेटिव वर्ब है। ठीक। टू अटेंड द मॉर्निंग लेक्चर, यहां से यहां तक कॉमे तक जो है ये हमारा हो जाता है नाउन, सब्जेक्ट के तौर पे काम आ गया। वहां पे ऑब्जेक्ट के तौर पे था, क्योंकि जो है वो जुमले के एंड में रिसीविंग एंड पे था। ठीक है। अली लाइक्स टू रीड मैंगोस, सॉरी सॉरी सॉरी, अली लाइक्स मैंगोस तो नाउन हो गया। ऑब्जेक्ट एंड में आता है, रिसीविंग एंड पे होता है। तो अजय लाइक्स और अली लाइक्स टू रीड कॉमिक्स और अली लाइक्स मैंगोस, तो वो आखिर में जो रिसीविंग एंड पे आ जाए उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो जो है वहां पे टू रीड कॉमिक्स ने ऑब्जेक्ट काम किया, और यहाँ पे सब्जेक्ट का जुमला इससे शुरू होता है, जिस तरह सलमान। ठीक है। टू अटेंड द मॉर्निंग लेक्चर। ठीक। अब बात जो है यहाँ पे जो है आई sorry, I repeat myself. To attend the morning lecture. अब ये इससे जुमला शुरू नहीं हुआ। बुनियादी जो जुमला है, I set my alarm for 6 AM। ठीक है। तो जो है एक मकसद है, मकसदियत उसमें है। तो जब आपको मतलब आप ये बताया जाए कोई काम जो है मतलब कब कैसे क्यों होता है और क्यों नहीं होता, उसकी वजह जब बयान किया तो फिर जो है वो मतलब हमारे पास वो एडवर्ब होता है। अभी आपको बताया। ठीक है। ठीक। इसीलिए आई हैड टू ईट माय वर्ड्स। ठीक है। तो क्या है? टू अटेंड द मॉर्निंग लेक्चर। ठीक। कोई मकसदियत है ना, कोई वजह, कोई सबब है किसी चीज की खातिर में। सो आई सेट, तो आई इसमें सब्जेक्ट हो गया। सेट माय अलार्म फॉर 6 AM। ठीक। अच्छा, तो ये जो है टू अटेंड द मॉर्निंग लेक्चर, एक मकसदियत, एक वजह, एक सबब है। तो यहाँ पे जो है मतलब यानी ये शो करता है कि मतलब यानी एडवर्ब के तौर पे काम यहाँ पे, यानी ये जो टू अटेंड द मॉर्निंग लेक्चर, ये यहाँ पे नाउन फॉर्म नहीं है। ठीक है, गलती जो है वो कंपोजिंग में हो सकती है, लेकिन आप देख लें कि जुमला जो है, अब इसको आप जरा नजरअंदाज कीजिएगा। टू अटेंड जो है ये हमारे पास टू अटेंड द मॉर्निंग लेक्चर, इसको जरा आप मतलब एक तरफ रख दीजिए। मैंने आपको बताया था कि जब एक लफ्ज आपको ये बताता हो कि कोई काम कब कहाँ कैसे क्यों होता है, तो वो एक लफ्ज एडवर्ब होता है, और अगर वो एक से ज्यादा हो तो वो फिर एडवर्ब फ्रेज है। टू अटेंड द मॉर्निंग लेक्चर को आप जरा हटा दीजिएगा और आप यूं ही कह दीजिएगा, आई सेट माई अलार्म फॉर 6 AM। ठीक। मैंने सुबह के 6 बजे के लिए अपना अलार्म सेट किया। अब इसकी जरूरत तो नहीं है। ठीक। लेकिन ये हमें जो है बात, मैंने आपको बताया ना शुरू में कि काम कब कहाँ कैसे क्यों होता है और क्यों नहीं होता, तो ये जब हमें एक लफ्ज बताते हैं तो एडवर्ब है, एक से ज्यादा है तो एडवर्ब फ्रेज। तो ये टू अटेंड द मॉर्निंग लेक्चर जो है ये यहाँ पे एडवर्ब का काम देता है, एक वजह बताता है। अच्छा जी, टू कीप हिज डॉग्स काम। अब देखिए, अब वो आपके सामने जो है खुदा ने हया रखी है कि मतलब ये देखिए, टू अटेंड द मॉर्निंग लेक्चर वो भी मकसदियत है, एक वजह है, एक सबब है किसी काम का। ठीक, किसी की खातिर। और एंड टू कीप हिज डॉग्स काम, तो उस तरह से टू अटेंड द मॉर्निंग लेक्चर वो भी जो है मतलब ये एडवर्ब फ्रेज है, और ये भी है टू कीप हिज डॉग्स काम। ठीक है। अजय टर्न ऑन द रेडियो, जिस तरह मैंने आपको कहा कि आई सेट माई अलार्म फॉर 6 AM, ये पढ़े और ये टू अटेंड वाला फ्रेज ना पढ़े, तो इसके बगैर ये कंप्लीट है, और ये उसके साथ जो है
उसकी वजह वो मकसदियत बयान करता है। तो जिस तरह ये टू कीप काम अजय टर्न ऑन द रेडियो। आगे जाते हैं जनाब। ए पॉजिटिव फ्रेज उसको बोलते हैं कि जब आप कोई जुमला लिखते हैं, मिसाल के तौर पर आप लिखते हैं उमर द ग्रेट, ठीक है। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की एक सिफत आप बयान करते हैं, द ग्रेट, ठीक है। या कुछ लोग इस तरह अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं, ठीक। तो जब आप जो है किसी बंदे का तारुफ मजीद कराते हैं, मजीद मालूमात हमें देते हैं, तो नाउन के बाद वो जो फ्रेज होता है उसको हम ये नाउन फ्रेज की ही एक किस्म है, लेकिन ये थोड़ा उससे डिफरेंट है, इसलिए उसको अपोजिटिव कहते हैं। एक तो अपोजिट होता है, वो तो खिलाफ होता है, लेकिन ये जो अपोजिटिव होता है ये उसकी मुताबिकत और उससे मुनासिबत और उससे ताल्लुक रखने वाली बात है। पढ़ते हैं जी, डेफिनेशन पढ़ते हैं। अपोजिटिव फ्रेजेस रीस्टेट and define or explain a noun. They are made up of one or more words. ठीक है, जिस तरह मैंने कहा उमर द ग्रेट, ठीक। और अच्छा, एक और चीज है, एग्जांपल में देखते हैं तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ए पॉजिटिव फ्रेज से पहले और इससे बाद में कॉमा आता है, ठीक है। हर फेवरेट हॉबी, कॉमा, गॉसिपिंग, फिर कॉमा। ये याद रखिएगा कि जब भी जो है पॉजिटिव फ्रेज एक लफ्ज पे मुश्तमल हो, जिस तरह ये गॉसिपिंग है, ठीक है, या दो अल्फाज पे मुश्तमल हो, ठीक, तो हम उससे पहले और उसके बाद में कॉमा, जिस तरह मतलब यानी हम जब कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, योर गुड ऑफिस इज देयर फॉर रिक्वेस्टेड, योर गुड ऑफिस कॉमा देयर फॉर कॉमा, ठीक है, और रिक्वेस्टेड। जिस तरह देयर फॉर को हम आगे पीछे कॉमास में बंद करते हैं, तो हम जो पॉजिटिव फ्रेज होता है उसको भी आगे पीछे कॉमास में हम बंद करते हैं। हर फेवरेट हॉबी, उसका पसंदीदा मशगला, गॉसिपिंग, गप्पे हाँकना, सॉरी ये जो लिखा हुआ है आई कुडंट रिवाइज इट, ठीक है, कि मतलब इससे बड़ा मसला हो जाता है। आ जाते हैं जी अगले जुमले की जानिब। माय कार, ठीक है, महिंद्रा थर, कोई बंदा कहे ना माय कार, ठीक है, और उसके बाद जो है वो मतलब यानी लैम्बोर्गिनी कहता है या कोई और जो है कोई ब्रांड है, तो इस तरह से रिमेन्स टू बी माय प्राइड एंड जॉय। तो कार की जो मजीद जो है एक्सप्लेनेशन या जो डेफिनेशन या रीस्टेटमेंट जो बयान हुई है, तो वो है जनाब महिंद्रा थर, ठीक है। रिमेन्स टू बी माय प्राइड एंड जॉय, वो मेरा फख्र भी है, इस तरह वो इंडिया वाले उसको गर्व कहते हैं, ठीक है, और जॉय भी है। अच्छा जी, ये हो गए जो है हमारे पास ये वाले जुमले। अब अच्छा जी, अब हमने जो जेरन फ्रेज का कहा था, और अब जो है पार्टिसिपल, कुछ लोग इसको पार्टिसिपियल फ्रेज भी कहते हैं, वो भी ठीक है। तो पार्टिसिपल फ्रेजेस जो हैं वो भी मतलब यानी पार्टिसिपल से शुरू होते हैं, ठीक। और ये जो जेरंड फ्रेजेस हैं वो भी मतलब फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, आईएनजी वाले फॉर्म ऑफ द वर्ब से शुरू होते हैं, लेकिन वो नाउन का काम करते हैं, नाउन का फंक्शन करते हैं, और ये एडजेक्टिव का। पार्टिसिपल फ्रेजेस स्टार्ट विद द पास्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक और फर्क ये है कि वो जेरंड वाला जो है सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरू होते हैं, आईएनजी वाले से, और ये जो पार्टिसिपल फ्रेजेस हैं ये पार्टिसिपल यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल से भी शुरू हो सकते हैं और पास्ट पार्टिसिपल से भी शुरू हो सकते हैं, एंड दे फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, दे वर्क एज एडजेक्टिव्स। अच्छा जी, और हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल प्लस अदर वर्ड्स, जो जिस तरह कव्वाल के साथ हम नवा होते हैं जनाब। एग्जांपल्स हैं, द गर्ल्स सिटिंग बाय द रोड। अच्छा, गर्ल्स नाउन है, तो ये बात याद रखिएगा कि कोई भी एक लफ्ज अगर नाउन को मॉडिफाई या क्वालिफाई करते हैं तो वो एडजेक्टिव है, एक से ज्यादा अल्फाज हैं तो वो एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक। इसके अलावा किसी और पार्ट ऑफ स्पीच को, नाउन या प्रोनाउन को कोई एक वर्ड मॉडिफाई करता हो तो वो एडजेक्टिव है, एक से ज्यादा मॉडिफाई करते हैं तो वो एडजेक्टिव फ्रेज है, क्लियर। और नाउन और प्रोनाउन के अलावा जो अल्फाज हैं सिवाय इंटरजेक्शन के, क्योंकि वो जुमले के अंदर नहीं होता, जुमले के बाहर होता है, ठीक। तो नाउन और प्रोनाउन के अलावा किसी जुमले के अंदर इंटरजेक्शन को हटा के, एक्सक्लूडिंग इंटरजेक्शन, वो वैसे भी एक्सक्लूड हुआ होता है, जुमले से बाहर होता है, तो इंटरजेक्शन और नाउन और प्रोनाउन के अलावा किसी भी लफ्ज को अगर कोई एक लफ्ज मॉडिफाई करता है तो वो एडवर्ब है, और अगर एक से ज्यादा हैं, कव्वाल और हम नवा हैं,
तो एडवर्ब फ्रेज हो गया। आ जाते हैं जी द गर्ल्स, तो नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई करने वाला एक लफ्ज जो है वो एडजेक्टिव है, ऐसे ज्यादा जो है वो क्या होगा, वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा। तो ये पार्टिसिपल है, तो ये पार्टिसिपल फ्रेज, और एक्ट क्या करता है, एज एन एडजेक्टिव फ्रेज। सो द गर्ल्स सिटिंग बाय द रोड वर गॉसिपिंग, वो लड़कियां जो कि रोड के किनारे बैठी थी, वो गप्पे हाँक रही थी। अच्छा, कमिंग टू द यूनिवर्सिटी, ठीक है, आई केम टू नो द फैक्ट। अच्छा, कमिंग टू द यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी। अच्छा, अब ये देखिए, आई केम टू नो द फैक्ट, मैं जो है उस हकीकत के बारे में जान गया। कब? मैंने कहा था ना, कोई एक वर्ड होगा, वो आपको बताएगा कि कोई काम कब, कहाँ, कैसे, क्यों, और जो है क्यों नहीं होता। एक वर्ड होगा तो एडवर्ब होगा, एक से ज्यादा वर्ड्स होंगे तो वो एडवर्ब फ्रेज। तो कमिंग टू द यूनिवर्सिटी ये एडवर्ब फ्रेज है। क्लियर? यानी दिस पार्टिसिपल phrase acts as an adverb phrase. Okay, coming to the university, I came to know the fact, and I was drinking coffee, ठीक है, in a mug made of ceramic. क्लियर? जिसको हम चीनी मिट्टी या चीनी मट्टी कहते हैं, वो जो प्यालियां होती है ना चमकीली सी। अच्छा जी, सो आई वाज ड्रिंकिंग कॉफी इन अ मग। अब मग जो है नाउन है, और इसको मॉडिफाई करने वाले हमारे पास तीन अल्फाज है, मैड ऑफ सेरामिक। तो मैड ऑफ सेरामिक जो है वो क्या हो गया, मैड जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो हमने जेरन फ्रेज में और पार्टिसिपल फ्रेज में ये बताया था कि जेरन फ्रेज जो है वो पार्टिसिपल से सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरू होता है, एंड दैट एक्ट एज अ नाउन। क्लियर? और वो जो पार्टिसिपल फ्रेज है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से भी बन सकता है इन फोर्थ फॉर्म से, और जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं उससे भी शुरू होता है, एंड दैट एक्ट एज व्हाट, adverb phrase. I was drinking coffee in a mug. Sorry, beg your pardon, beg your pardon. ठीक है ना? अच्छा, ये जो है ये हमारे पास जो मतलब यानी आई वाज ड्रिंकिंग कॉफी इन अ मग मेड ऑफ सेरामिक। अब ये मेड ऑफ सेरामिक जो है ये नाउन को मॉडिफाई करता है, तो ये खुद जो है एडजेक्टिव है। मैंने आपको बताया था कि जो है जो किसी नाउन को मॉडिफाई करता है या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है तो वो एडजेक्टिव होगा, एक लफ्ज है। वो एक से ज्यादा होंगे तो वो एडजेक्टिव फ्रेज। तो हमारे पास ये जो कमिंग टू द वर्सिटी जो है ये हमें एक मकसदियत बताता है, तो ये एडवर्ब है। और ये जो मेड ऑफ सेरामिक है, ठीक है, लेट मी रिपीट, तो ये मग को मॉडिफाई करता है, तो मग नाउन है, तो मेड ऑफ सेरामिक ये पास्ट पार्टिसिपल से ये बना है, पार्टिसिपल फ्रेज है। बट हेयर दिस दिस फ्रेज एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। क्यों? बुनियादी जो डेफिनेशन है, आई मस्ट रिपीट माई सेल्फ टू बी क्लियर एंड टू मेक अदर्स क्लियर, ठीक है, कि अगर किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला एक लफ्ज है तो वो है एडजेक्टिव, और ज्यादा अल्फाज हैं तो एडजेक्टिव फ्रेज। और अगर के जो है कोई काम कब, कहाँ, कैसे, क्यों और क्यों नहीं होता, ठीक है, तो वो हमें बताता है कि ये लफ्ज एडवर्ब है अगर एक लफ्ज है, और अगर एक से ज्यादा अल्फाज ये काम करते हैं तो वो एडवर्ब फ्रेज है। अब ये पार्टिसिपल फ्रेजेस हैं, लेकिन ये कमिंग टू द वर्सिटी वाला जो है ये दिस एक्ट एज एन एडवर्ब, ठीक, और ये वाला जो है मेड ऑफ सेरामिक दिस एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। और वो जो जेरेंड वाला था वो सिर्फ नाउन का करता है। इसमें जो है हम ये बात ऐड कर देते हैं कि जेरेंड फ्रेज जो है वो आईएनजी पार्टिसिपल से शुरू होता है, और दैट जेरेंड फ्रेज acts as a noun, and this participle phrase acts as an adverb phrase or as an adjective phrase। जहां यहाँ पे जो है मिसाल से क्लियर हो गया है। अच्छी जी, prepositional phrases। अच्छा, इस prepositional phrases के जो है ये एक दो धारी तलवार वाली चीज है। स्ट्रक्चरली यानी जब हम उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये जो है एक हमारे पास preposition से शुरू होते हैं। हमारे पास जितने भी preposition है, इन, ऑफ, एट, विद, अलोंग विद और ये सारे, तो जब भी कोई फ्रेज preposition से शुरू होता है, हमारे पास है ना, ही इज गोइंग टू स्कूल, ये जो टू स्कूल है, ठीक है, तो अगर के कोई फ्रेज
preposition से शुरू होता है, noun पे खत्म होता है, तो उसको हम prepositional phrase कहते हैं। अच्छा, ये तो स्ट्रक्चर के एतबार से, लेकिन जब ये एक्ट करता है, कैसे, मैंने आपको पहले से कुलिया बताया, आई रिपीट एंड आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स, ठीक है। जब किसी नाउन या प्रोनाउन को एक लफ्ज मॉडिफाई करता है तो वो एडजेक्टिव है, जब किसी नाउन या प्रोनाउन को एक से ज्यादा अल्फाज मॉडिफाई करते हैं तो वो एडजेक्टिव फ्रेज है। अच्छा, अब ये तो हो गया नाउन और प्रोनाउन की मॉडिफिकेशन। अब आते हैं कोई काम कब, कहां, कैसे, क्यों और क्यों नहीं होता। एक लफ्ज है तो एडवर्ब है, एक से ज्यादा है तो एडवर्ब फ्रेज। अब prepositional phrases को हम prepositional phrases इसलिए कहते हैं कि they begin with prepositions, ठीक है, and they can act as nouns, ठीक है, they can act as adverbs or adjectives। तो फंक्शन को हम अलग से देखेंगे और स्ट्रक्चर को अलग से। अच्छा, any phrase that consists of a preposition and the object of the preposition, ये चीज याद रखनी चाहिए कि prepositional phrase में एक तो preposition होता है in, of, at, ये preposition, इसके बाद जो noun आता है तो वो इस pronoun का object होता है। ये जरा ज़हन में याद रखिए। हम कहते हैं he's going to school, तो to school जो है एक prepositional phrase है, to इसमें preposition है और school उसमें इस preposition का object है। अच्छा जी, any phrase that consists of a preposition and the object of the preposition, ठीक है, which may be a noun or a pronoun is called a prepositional phrase। अच्छा जी, आगे जाते हैं। Such a phrase also at times consists of modifiers describing the object of the prepositional phrase। यानी ये जो स्कूल होता है तो स्कूल से पहले भी कोई एडजेक्टिव या इस तरह कोई मॉडिफिकेशन वाला जो है लफ्ज आ सकता है। टीचर्स आर advised, ठीक है, to be on time। अच्छा, to be on time जो है, ठीक है, ये हमारा क्या है जी, prepositional phrase। स्ट्रक्चरली ये क्या है जी, prepositional phrase। और फंक्शनली क्या है जी, एडवर्ब फ्रेज। क्यों एडवर्ब फ्रेज है जी? जब जो है मैंने आपको जो है ये भी बताया कि कोई काम कब, कहां, कैसे और क्यों नहीं होता, तो वो एक लफ्ज बताता है तो एडवर्ब है, एक से ज्यादा है तो एडवर्ब फ्रेज। और एक और भी एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो जरा रिकॉल कीजिएगा, कि नाउन और प्रोनाउन के अलावा और इंटरजेक्शन के अलावा, ये औच वाले जो अल्फाज होते हैं इनको इंटरजेक्शंस बोलते हैं, हुरूफ फिजाइया या हुरूफ निदाइया। नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शंस के अलावा बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं उनको मॉडिफाई करने वाला अगर एक लफ्ज है तो वो क्या है, एडवर्ब है, और एक से ज्यादा है तो एडवर्ब फ्रेज। अच्छा, टीचर्स आर एडवाइस, ठीक है, असातिज़ा को नसीहत की जाती है या मशवरा दिया जाता है। अब एडवाइस के बाद जो है ये टू बी ऑन टाइम, ये हमारे पास जो है क्या है, ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है। ऑन टाइम अगर यहां से हम इसको ले लें, ठीक है, ऑन टाइम, और ये ज्यादा मुनासिब रहेगा क्योंकि टू बी जो है हमारे पास, टू बी ऑन टाइम ये हमारे पास जिस तरह ऊपर हमने पढ़ा, ठीक, वो हमारे पास इन्फिनिटिव हो जाएगा। और ये ऑन टाइम जो है ये यहाँ पे हमारे लिए मुनासिब ये है टू बी ऑन टाइम, क्योंकि वो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म या बेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो वो इन्फिनिटिव। टू बी ऑन टाइम